नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं। देहरादून आपको लिए चलेंगे और देहरादून के ही प्रेमनगर क्षेत्र के झांझरा से गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की सूचना से पहुंची पुलिस को यहां पर आप देखिए किस तरह से कड़ी मुशक्कत करते देखा गया और सूचना मिलने के बाद यहां स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची थी और क्लोरीन गैस सिलेंडर को जेसीबी की मदद से हटाने का अभियान फिलहाल शुरू कर दिया गया है और गैस के रिसाव से स्थानीय लोगों को सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही थी, जिसकी वजह से आप देखिए किस तरह से अभियान चलाया गया। पुलिस द्वारा सुरक्षित स्थानों पर इन लोगों को भेजा गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ये सिलेंडर लंबे समय से यहाँ पर प्लॉट में पड़े हुए थे, काफी लंबे समय से ये प्लॉट पर रखे हुए थे, जिसकी जांच पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। लेकिन ताजा तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। क्या कुछ कहना है, पहले वो देख लीजिए। झाझरा पड़ता है, यहाँ पर एक प्लॉट में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे। तो चूंकि पहले जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। इसमें हमारे फायर के और एनडीआरएफ की जो है यूनिट को बुलाया गया और इन्होंने जब मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए हैं प्लॉट में और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, जाँच का विषय है। लेकिन आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया मकान को और सेफ्टी के लिए इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं डंप किया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। देखिए, यहाँ पे क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना आई थी। उसके रिस्पांस में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ भी है, फायर सर्विस भी है और जिला पुलिस से भी सभी लोग यहाँ पर हैं। और उसी क्रम में यहाँ पर जो भी यहाँ से आपसी उससे जानकारी करने के बाद क्लोरीन गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी कार्रवाई की गई है वो कर दी गई है। लोगों को आसपास चेतावनी दे दी गई है और उनको यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। सर, अभी तक कोई ऐसी घटना आई है सामने जो लोग बीमार हुए, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसे एम्बुलेंस के अस्पताल भेजा गया हो? नहीं, अभी ऐसी कोई घटना हमारे पास सूचना नहीं है। सर, एहतियात के तौर पर आगे क्या किया जाएगा सर? हाँ, देखिए, एहतियात के तौर पे अभी उसका लीकेज हम देख रहे हैं कितना निकल रहा है, कितनी देर तक निकल सकता है और उसी के उस पर फिर हम कोई सोल्यूशन निकाल के उसको एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद उसका कोई सोल्यूशन निकाल के उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सर, एक्सपर्ट से पूछा गया हो क्या किस तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, क्या इसका असर होने वाला है, कितना घंटा इसका असर रहेगा? देखिए, वो अभी एसेस कर रहे हैं सिचुएशन को, उसके बाद वो अपने ओपिनियन देंगे। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से यहाँ बातचीत जो है वो आला अधिकारियों की तरफ से भी सामने रखी गई है। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे। धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे और सुबह से ही हर किसी की नजर ये जानने के लिए गड़ी हुई है कि इस तरह से गैस रिसाव कैसे होने लगा है और वहां पर जो लोगों को शिफ्ट किया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, देर रात का मामला है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झाझरा में ये बड़ा हादसा देखने को मिला कि एक प्लॉट में कुछ गैस सिलेंडर रखे थे और जिनसे गैस रिसाव होने लगा देर रात। और इसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना मिली और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। लेकिन अभी यदि हम स्थिति की बात करें तो अभी स्थिति सामान्य है। जो गैस रिसाव हो रहा था उसको रोक दिया गया है और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो सिलेंडर हैं उनको गड्ढा खोदकर दबाने की कार्रवाई की जा रही है। और देखिएगा कि ये जांच का विषय है कि आखिर वहां पर वो सिलेंडर कहां से आए और क्यों वहां पर रखे गए थे, क्योंकि काफी पुराने सिलेंडर वो नजर आ रहे हैं और जिस पर जांच के आदेश भी एसएसपी अजय सिंह ने दिए हैं कि जल्दी इसकी जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि जो लोग बेहोश हुए थे वो भी अब सामान्य हो चुके हैं, उनकी ऐसी कोई समस्या उनके सामने नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पर अपने निर्देश गढ़ाए हुए थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए थे कि जो भी मरीज वहां पर गैस रिसाव से बीमार आए उसकी देख रेख तुरंत की जाए। तो आप देखिएगा कि अब जो स्थिति की बात करते हैं, अब इस समय स्थिति सामान्य बनी हुई है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, पुलिस कह रही है कि पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश की जा रही है और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। खंड में मौसम विभाग ने आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार जता दिए हैं। वहीं 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है और बारिश के बाद मैदानी इलाकों में पड़ रहे घने कोहरे की राहत यहां पर देखने को मिल सकती है। तो मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का मंगलवार को पूरे उत्तराखंड में असर रहेगा। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी की संभावना है। तो बारिश एवं बादलों के आने से कोहरे से राहत मिलेगी। बुधवार से फिर मौसम शुष्क हो जाएगा।
और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कमी रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी वो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश इक्का दुक्का जगहों में और जगह भी संभावना है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा देहरादून स्थित यहां कार्यालय में पंडित गोविंद बल्लभ पंत श्री कृषि और प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ये विश्वविद्यालय की बात हो रही है, पंतनगर के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन और विश्वविद्यालय की अन्य समस्याओं के संबंध में समीक्षा बैठक की है। और बैठक में मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के ही नियमानुसार सरकारी उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों को दिए जाने वाले दैनिक वेतन के यहाँ सापेक्ष जेबी पंत विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रमिकों का जो वेतन है वो यहाँ पर दैनिक वेतन कम है, जिसकी हर 5 वर्षों में समीक्षा की जाती है। तो मंत्रियों ने यहाँ पर किस तरह से बात कही है, तो मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द वेतन से संबंधित में समीक्षा यहाँ पर होगी और जल्द से जल्द की भी जाए, जिससे श्रमिकों को राहत मिल सके। कृषि मंत्री ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की रखरखाव के लिए मांग की गई राशि, जो कि धनराशि है, इससे संबंध में अधिकारियों को भी प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। और साथ ही मंत्री ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के संबंध में गठित कमेटी का रुख सकारात्मक है और इस पर जल्द ही समाधान निकाला जाए। आज पटना यूनिवर्सिटी जो कि हमारे विभाग के अंदर आती है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर एक मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें हमारे सचिव कृषि विभाग, अपर सचिव वित्त, नियामक और श्रम के अधिकारी मौजूद थे। और जैसा कि मुझे बताया गया था कि वहां के श्रमिकों की जो उनको वेतन दिया जाता था बहुत कम है, और क्योंकि जिस सरकारी उपक्रमों में जितना भी श्रमिकों को वेतन दिया जाता है, श्रम विभाग के नियमों के अनुसार उनको दिया जाता है और हर 5 साल में उसका रिव्यू होता है। तो मैंने सबके अधिकारी को निश्चित किया है कि 19 के बाद अब 24 आ गया है, आप उसको रिव्यू करें ताकि उसकी का राहत जो है कर्मिक को मिल सके जो वहां पर श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, उसके रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए अलग से बजट की जो मांग की गई, उसके लिए हमने कहा कि इसका प्रस्ताव बना की व्यवस्था करेंगे। और मैंने कहा समय समय पर एक इसकी मीटिंग्स होनी चाहिए कि किस प्रकार हम अपनी यूनिवर्सिटी को, पहले एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी पंतनगर हुआ करती थी, हरित क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज भी कई चीजों पर रिसर्च विभाग के द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही है। और जैसा कि वीसी ने मुझसे कहा कि कुछ चीजों के लिए बजट की आवश्यकता है, उसकी हम बजट में व्यवस्था करेंगे। एक मामला जो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ का उच्च न्यायालय में चल रहा है, उसके लिए राजा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, उसकी एक मीटिंग हो चुकी है, शीघ्र इसकी मीटिंग बुलवाकर। और जैसा कि वीसी ने बताया कि कमेटी का पॉजिटिव है, क्योंकि अन्य राज्यों में इसी प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसका भी समाधान निकलेगा। और मैंने वीसी और वहां के विधायक भी आए थे, उनको विश्वास दिलाया है कि यूनिवर्सिटी के उत्थान के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए जो भी आवश्यकताएं होगी सरकार उसको। वंडरा रिजॉर्ट प्रकरण को लेकर यहां कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब कोई दल यहां मुद्दा विहीन हो जाता है तो वह ऐसे मुद्दे उठाता है जिसका कोई आधार नहीं होता।
और ठीक ऐसा ही मुद्दा कांग्रेस इस मामले पर कर रही है, बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रकरण न्यायालय में, ऐसे में कांग्रेस को कोई बात रखनी है तो वह न्यायालय में रखे। सार्वजनिक रूप से यहाँ अनगढ़ जो बयान है वो नहीं होने चाहिए। और बयानबाजी कर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की बिटिया का अपमान बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। लेकिन आप देखिए कांग्रेस किस तरह से अपमान कर रही है। हर बार जब कोई दल मुद्दा विहीन हो जाता है तो उन मुद्दों को रहता है जिनका आधार नहीं है। अगर न्यायालय में विषय चल रहा है, आपको कोई बात अपने न्यायालय में रखे, आप सार्वजनिक बातों करके आखिरकार क्या मैसेज है उसको। अब तो मैं कहता हूँ कांग्रेस के उस बिटिया का अपमान करने में उतर आए हैं। तो उनकी मां बिटिया का अपमान हो रहा है, इस तरह की बातें चला हर व्यक्ति को, चाहे उनकी माँ है, पिता है, हर व्यक्ति न्यायालय में बात करने का अधिकार है। बाहर इस प्रकार की चिल्लादारी करके उस बिटिया का अपमान कम से कम बहुत बार नहीं होना चाहिए। बट ये आज की बैठक से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में अब जांचों का दौरा शुरू हो चुका है। और आप देखिए किस तरह से ये दौर अब देखने को मिलेगा। भौतिक सत्यापन के साथ ही अब प्रशासक जिलाधिकारी सोनिका ने 5 वर्षों में ही कार्यरत प्रत्येक सफाई कर्मचारी का ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है। दोनों पार्टी जांच कर कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। देहरादून के पूर्व मेयर जो कि विनोद चमोली हैं, उन्होंने भी पूर्व में ये गड़बड़ी होने की जानकारी दी है। करीब यहाँ आप देखिए 60 लाख का घोटाला जिसमें बताया गया है सामने आया था, लेकिन जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। और इस बार फिर से भर्तियों में घोटाला सामने आया है। पूर्व मेयर ने कहा कि अगर स्वच्छता समितियों में जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच होती तो इसमें कई अधिकारियों, पार्षदों और कोषाध्यक्ष की संलिप्तता पाई जाती। और इसके बाद अब कर्मचारियों का भौतिक जो सत्यापन है फिर से किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार और निगम पर भी किस तरह से आरोप लगा दिए, नगर निगम को लिप्त इसमें बताया है और जल्द जांच करके उचित कार्रवाई करने की भी मांग की। निश्चित तौर पर जांच का विषय है, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ध्यान में है मेरे कार्यकाल में जब मैं वहां पर एज ए मेयर गया था उस समय स्वच्छता समितियों को लेकर मैंने एक जांच बिठाई थी और उस समय 60 लाख से अधिक का घोटाला उसमें निकला था। बाद मैं शासन को भेजा था, शासन में उसमें निर्णय नहीं हो पाए, लेकिन कोई ना कोई झोल रहता है और उसी के कारण मैंने एक व्यवस्था बनाई थी। मैंने जो समितियों का पैसा, जो स्वच्छता कर्मियों का पैसा समितियों के माध्यम से जाता था, मैंने बैंक में सबके अकाउंट खुलवाया और बैंक के माध्यम से ही सबको डायरेक्ट भुगतान की व्यवस्था बनाई थी। अब वो व्यवस्था मेरे आने के बाद फिर ध्वस्त कर दी गई और जो नए लोग स्वच्छता समितियों में लगाए उनको डायरेक्ट पैसा जाने लगा, तो उसके कारण ये सब दिक्कतें खड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से जांच का विषय, अगर कहीं कोई कमी निकलती है तो अधिकारी दंडित होनी चाहिए। उसमें किसने क्या किया है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट इतना है कि ये सब व्यवस्था देखने के लिए वहाँ अधिकारियों की लंबी चौड़ी फौज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है नगर निगम में अधिकारियों का। तो वो अधिकारी क्या कर रहे थे, पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है कि सही काम हो, पैसे को दुरुपयोग ना हो, कोई घोटाला ना हो। और अगर आज जांच होगी तो निश्चित तौर पर कई सारे अधिकारी उसके लपेट में आएंगे और उनको दंडित किया भी जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। कैसा चाल चरित्र, चेहरा और कैसी संस्कृति है। जहां जहां इसके लोग बैठे वहां वहां फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। प्रतिदिन लाखों का और अभी तक करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। जब से प्रशासनिक अमला वहां बैठा है, नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब समाचार पत्रों में नगर निगम देहरादून के फर्जीवाड़े और वहां जो लोग हाजिर नहीं हैं उनकी अटेंडेंस लगाई जा रही है, वहां किस तरह से पैसों की बंदरबांट हुई है, वहां किस तरह से मशीन खरीद में घोटाले हुए हैं। ऐसे लाखों के घोटाले प्रतिदिन के हिसाब से, और अभी तक लगभग 1 महीना बीत गया है। 1 महीने में तो करोड़ों के घोटाले वहां सामने आए हैं। और अब समझ में आ रहा है कि महापौर सुनील उनियाल गामा के 5 साल के अंदर जो संपत्ति है वो 20 गुना कैसे। तो देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां उत्तराखंड भाजपा में लगातार बैठकों का दौर चालू है, तो वहीं अब कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने क्षेत्रवार यहां कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस ने टिहरी से मंत्री प्रसाद मैथानी, पौड़ी गढ़वाल से विक्रम नेगी, अल्मोड़ा संसदीय सीट पर डॉक्टर जीत सिंह, नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से गणेश गोदियाल को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस द्वारा कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब चुनावी मोड में नजर आ रही है और चुनावी मूड उसका देखने को मिल रहा है। इससे पहले उसकी कोई भी संगठनात्मक जो गतिविधि है वो नहीं दिखाई दे रही थी। कांग्रेस जो काम अब कर रही है, भाजपा वह काम पहले से कर चुकी है। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत तैयारी के साथ में लगी हुई है। हम सबसे मजबूत और प्रभावशाली दल के रूप में काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता लगातार संपर्क और संवाद कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। इससे पहले कहीं भी उसका संगठनात्मक रूप से कोई गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही थी। अब मालूम चला है कि उन्होंने लोकसभा में अपने 5 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। ठीक है, संगठनात्मक दृष्टि से ये काम सभी को करने होते हैं। कांग्रेस अब कर रही है। हम इन कामों को बहुत पूर्व में कर चुके हैं और हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रांत में जनता के बीच में लगातार सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन 5 लोकसभा सीटों पर जीत। जाते हैं उधमपुर के ही जसपुर में बारिश न होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। किसानों के अनुसार पिछले काफी समय से बारिश न होने की वजह से उनकी गेहूं, आलू, मटर और सहित कई फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। और पूरी तरह आप देखिए कमर किस तरह से कसने की कोशिश तो किसानों ने की थी, लेकिन घना कोहरा पूरी तरह से अब यहां फसल पर फैल चुका है। किसानों ने कहा कि बारिश न होने की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि फसलें प्रभावित हुई हैं। मवेशियों का चारा भी नहीं हो पा रहा है, जिससे कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। गेहूँ है, ऊंचे के मटर है, आलू है, लाही है, इन नुकसान है। बारिश ना होने से होगा कम से कम 4-5 महीने से बारिश हुई ना है। अब तो गेहूँ के सूख रही है, आलू के पत्ते जल रहे हैं। सरकार को किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए। बारिश ना होने की वजह से गेहूं की फसल जो है ख़राब होती जा रही है, ऊपर उठती जा रही है, जिसमें कि सही करके जो मेड़ा नहीं मार रहा। मटर हुआ, लाई है, बरसीन की फसल। ठंड होगी तो बढ़िया होगा ना। फसल कहाँ हो रही है, बरसात हो जाए तो थोड़ी फसल भी अच्छी हो जाएगी। इनको देना चाहिए, तरफ ध्यान देना चाहिए। 4-5 महीने से बारिश नहीं हुई है, जो हमारे गेहूं की फसल को नुकसान है, आलू की फसल की नुकसान है और चारे को भी नुकसान है हमारे, और लाई हुई को भी नुकसान है। ये हमारी इस मटर को भी नुकसान है। ये इससे पाले से, सूखे पाले से जलती है। किसानों की ओर को सरकार ने हमारी किसानों की ओर को ध्यान देना चाहिए। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते अगले 2 महीने रूट डाइवर्ट रहेगा। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत यहां अग्रवाल धर्मशाला से लेकर भंडारी बाग तक लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ड्रेनेज और सिविल लाइन बिछाए जाने का काम किया जाएगा, जिसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी और यातायात का दबाव बन सकता है। इसको देखते हुए दून पुलिस ने प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक की ओर जाने वाले वाहनों को सहारनपुर चौक से पहले शमशान घाट वाली गली की ओर डाइवर्ट कर दिया है। और एसएसपी ने वाहन चालकों के अनुरोध के साथ भी काम करने की कोशिश की है, यानी जो वाहन चालक है उनसे अनुरोध किया गया है कि इस रास्ते का प्रयोग न करते हुए अन्य लिंक मार्गों का प्रयोग करें। कुछ कार्य हैं जो अभी नेशनल समिट के कारण कुछ समय के लिए होल्ड थे, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत जरूरी काम होने, चाहे वो अंडरलाइन सीवर लाइन का हो, चाहे वाटर लाइन का हो, और उसको देखते हुए क्योंकि अभी लीन सीजन है, अभी कोई टूरिस्ट का सीजन नहीं है, और तो उसको देखते हुए अभी 1.5 से 2 माह ये काम चलेगा, जो सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में विस्तृत आदेश भी पब्लिक को इसमें दे दी जाएंगे। वैसे कोशिश की जा रही है कि रात में देर रात्रि से प्रातः तक कार्य किया जाए, जिससे कि कम से कम असुविधा हो, लेकिन चूंकि विकास के कार्य है उसको भी होना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसको देखते हुए सामंजस्य विभागों के साथ बनाया गया कि कम से कम जनता को असुविधा हो। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती प्रकरण में दून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को पटना के
बेउर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शशांक के रूप में की गई। एसएसपी देहरादून अजय सिंह के अनुसार आरोपी शशांक ने यहां बेउर जेल से ही पूरी डकैती की घटना की साजिश रची थी। घटना में शामिल अभियुक्तों को घटना से पूर्व वाहन, असले और अन्य सामान उपलब्ध करवाया था। चूंकि यहां पुलिस को इस घटना में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है, इसलिए शशांक को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जा रहा है, जहां आरोपी से आगे की पूछताछ की जाएगी। जो ज्वेलरी शॉप में जो डकैती की घटना हुई थी, इसमें पुलिस द्वारा जब विभिन्न प्रांतों से और ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली तो सभी साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा गया और एक गैंग चिन्हित हुआ, जो पता चला कि कहीं जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था और साथ ही साथ नए नए लड़कों को वारदातों के लिए भेजता था। इसमें अब तक कुल 10 लोग जो डायरेक्ट जो घटना में शामिल थे, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो षड्यंत्र में शामिल थे। कुछ लोगों द्वारा गाड़ियों को मुहैया कराया गया था, कुछ लोग द्वारा पैसे का ट्रांजैक्शन करके गैंग को मदद की गई थी। इसमें अब तक 10 लोग की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसमें अब मेन जो मास्टरमाइंड जो अंदर से ऑपरेट कर रहा था शशांक नाम का, इसको पटना के बेउर रोड से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर 3 दिन की पुलिस लेकर वहां से आ रही है। क्योंकि प्राथमिक जो जितनी हमारी पास जानकारी अभियुक्तों से मिली थी, अन्य सोर्सेज से मिली थी, उसमें इसका नाम बार बार गैंग को ऑपरेट करने में आ रहा था। इसी सूचना पर ये गैंग जो है एक नई वारदात करने के लिए महसाना जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर भी गैंग ऑपरेट हो रहा है। उसको देखते हुए हमारी एक टीम लगातार वहाँ पर भी लगी हुई थी कि कहीं इस गैंग के सदस्यों को पकड़ के हमारी घटना से कहीं संलिप्त ना हो। और इसमें कल गुजरात पुलिस के जो एसओजी और वहाँ पर और हमारी एसओजी के साथ कंबाइंड ऑपरेशन में विकास नाम के अभियुक्त को पकड़ा गया वेपन के साथ। इससे पता चला कि वहाँ पर महसाना में हाल फिलहाल में सप्ताह भर के अंदर वो एक बड़ी ज्वेलरी की शॉप में डकैती डालने की योजना बना रहे थे और गैंग के सदस्य के रूप में वो वहां पहुंचकर सारी रेकी करके उसने अपने गैंग लीडर को बता दिया था। सारे साक्ष्य मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई वहां पर। और अभी जो जानकारी मिली है कि बिहार के सोनापुरा में जो है ये अभियुक्त जो है पहले 2 लूट में जेल गया था, साथ ही साथ वहां से वांटेड चल रहा है। 13.5 लाख की बैंक पीएनबी बैंक में डकैती डाली गई थी, जिसमें पुलिस के आने के बाद 2 कांस्टेबल की इसके द्वारा गोली मारकर हत्या भी की गई थी। तो काफी बड़ी कैच है वहां की बिहार पुलिस के लिए भी है और गुजरात की घटना भी जो महसाना में होने वाली वो भी टली है। और साथ ही साथ ये अभियुक्त हमारे यहाँ भी 3 माह पहले रेकी करने यहाँ पर इसी घटना को अंजाम देने से पहले आया था। तो बिग कैच है दोनों की जो देहरादून पुलिस के लिए। खानपुर रेंज के बुधवार शहीद बीट के ही अंतर्गत यहां सिकरोड़ा वन ब्लॉक में वन विभाग की भूमि को हरिद्वार एसडीओ के नेतृत्व में कब्जा मुक्त कराया गया। हालांकि वन विभाग को अपनी भूमि को कब्जा मुक्त कराने में घटनास्थल को यहां छावनी में तब्दील करना पड़ा, तब जाकर विभाग ने अपनी भूमि को कब्जा मुक्त यहां पर किया है। और इस दौरान हरिद्वार एसडीओ साधुलाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि शासन के आदेश पर इस बात पर आप देखिए अमल किया गया है। 7 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया और आगे भी जिस वन भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है उसे मुक्त करवाने का अभियान जारी रहेगा। हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत खानपुर रेंज के बुधवार शहीद बीट के अंतर्गत जो है सिकरोड़ा वन ब्लॉक में कई वर्षों से अतिक्रमण चला आ रहा था। तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आज हमारे माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। समस्त वन विभाग की टीम यहाँ पर हमारी मौजूद है और इसमें हमने लगभग 7 हेक्टेयर जो वन भूमि है उसको हमने जो है खाली करवा दिया है। और हमारा इसमें ये प्लान है कि आने वाले समय में जो उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जो निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर वानिकी कार्य या जो भी हमारे अधिकारी हमको निर्देशित करते हैं उस तरह के कार्य हम लोग यहाँ पर करेंगे। सिकरोड़ा गांव के आसपास जो है वास्तव में काफ़ी जगह जो है इस तरह के अतिक्रमण की बातें बार बार आती है, लेकिन वो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है सर्वे ऑफ इंडिया को जो है नॉमिनेट किया गया वहाँ पे जो सर्वे करने के लिए। जब सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पर जो है सर्वे करेगा उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी इस तरह का आंकड़े हमारे पास इस तरह के क्लियर आंकड़े नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ पर एक प्रकरण बहुत पहले से चला आ रहा है और उसमें क्योंकि जो अतिक्रमणकारी है वो कुछ और आंकड़े बताता है, हमारे वन विभाग वाले हम लोग कुछ और आंकड़े बताते हैं, लेकिन जब सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है यदि सर्वे पूरा होगा तब ये बात स्पष्ट हो पाएगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।